नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्टार क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर 1 जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं और जिसका लेक्चर 1 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर हम लोग संसाधनों के बारे में जानेंगे और चैप्टर 1 क्योंकि जियोग्राफी का बहुत बड़ा है और कई खंडों में बटा है, तो आज हम लोग उसका खंड क देखेंगे, यानी खंड क में जो प्राकृतिक संसाधन है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्चुअली बिहार बोर्ड के क्लास 10th में ना जो हिस्ट्री है वह जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है भारत संसाधन एवं उपयोग, तो ये बड़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, अगर ये पढ़ लेते हो ना तो मानो ऑलमोस्ट हम लोग आधी जियोग्राफी तो पढ़ ही लिए, लगभग आधी नहीं तो 40% तो हो ही जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो उसमें पहले तो संसाधन के बारे में है, फिर चैप्टर क ख ग घ अंग करके प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, इस तरीके से कई संसाधनों में बांटा है, उसको भी बारी बारी से देखेंगे। तो क्लास 10th जियोग्राफी का ये सेकेंड लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज टॉपिक वाइज बहुत बेहतर तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ अगर आप क्या बोलते हैं उसको, बुक पढ़ लेते हो और साथ में नोट्स बना लेते हो तो अति उत्तम हो जाएगा। इसको कंप्लीट करते हैं, आइए चलिए। कह रहा है ऐसे ही हर एक वीडियो में हम लोग एक एक पार्ट को कवर करते चलेंगे। ठीक, प्राकृतिक संसाधन पहला है भी प्राकृतिक संसाधन। एग्जाम में अगर पूछे कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हो तो क्या देखोगे, कह रहा है प्राकृतिक में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक घटक जिनका उपयोग मानव की आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया जाता है प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। यानी कह रहा है प्राकृतिक के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जैविक या अजैविक घटक जिनका प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब है प्राकृतिक में पाई जाने वाली सभी प्रकार की चीजें जो मनुष्य के काम आती है प्राकृतिक संसाधन कहलाती है, जैसे कि भूमि, जल, वन, मिट्टी इत्यादि। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि से ये सभी संसाधन जो है ना प्राकृतिक से संबंधित है, पृथ्वी से संबंधित है, इसीलिए प्राकृतिक संसाधन को कभी कभी पृथ्वी संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर है, इन्हें पृथ्वी संसाधन भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, प्राकृतिक संसाधन को ही पृथ्वी संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट है भूमि संसाधन। एग्जाम में अगर पूछ ले भूमि संसाधन क्या है, उससे आप क्या समझते हो, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधन का ही एक अंश है। हम भूमि पर निवास करते हैं, इसका प्रयोग आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कृषि, निवास, पशुचारण, खनन, वन्य जीवन इत्यादि में करते हैं, इसीलिए यह मौलिक संसाधन भी है। यानी भूमि संसाधन एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है जिसका हम लोग प्रयोग निवास के लिए और आर्थिक क्रियाकलापों के लिए करते हैं। वो आर्थिक क्रियाकलाप निवास हो सकता है, कृषि हो सकता है, पशुचारण हो सकता है, खनन हो सकता है या वन्य जीव हो सकता है। इसीलिए भूमि संसाधन को मूलभूत संसाधन भी कहा जाता है। भूमि संसाधन को कौन सा संसाधन कहा जाता है, मूलभूत संसाधन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट में कह रहा है भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप यानी बनावट, यानी भारत के अंदर जितनी भी भूमि पाई जाती है, जितना भी धरती पाया जाता है, जितनी भी भूमि पाई जाती है, उस भूमि का बनावट किस स्वरूप में है। तो भारत के अंदर जितनी भी भूमि पाई जाती है उसका बनावट मुख्य रूप से 3 स्वरूपों में पाया जाता है, या तो मैदानी, या तो क्या बोलते हैं उसको, पहाड़, या तो पठार। ठीक है, यानी भारत में पाए जाने वाले भूमि का स्वरूप मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, मैदान, पहाड़ और पठार। आइए देखिएगा, कह रहा है भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप यानी बनावट 3 रूपों में होता है। पहला मैदान, जिसका 40%, यानी भारत के अंदर जितनी भी भूमि पाई जाती है उस सारे भूमि का 43%, सॉरी 40 है बोल दिए ना, 43% भाग पे मैदान है, जिसका प्रयोग हम लोग कृषि और उद्योग के लिए करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरा स्वरूप पर्वत का है, जो पूरे भारत के
भूमि स्वरूप का 30% है, जहां से ज्यादा कर हमें नदियां मिल जाती हैं और पर्यटन का भाग बन जाता है। ठीक है, और तीसरा भारत के भूमि का स्वरूप पठार है, जो भारत में कितना उपस्थित है, तो भारत में जितनी भी भूमि उपस्थित है उसका 27% भाग पठार है, जहां से हमें ज्यादा कर खनिज वगैरह मिल जाता है। तो पूछे भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप यानी बनावट, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार से हैं, मैदान, पर्वत और पठार। मैदान 43%, पर्वत 30% और पठार 27% है। ठीक है, नेक्स्ट है मृदा। प्राकृतिक संसाधन का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है मृदा। चाबी शायद वाली। नेक्स्ट टॉपिक मृदा है। अब मृदा क्या होता है, एग्जाम में पूछ ले मृदा क्या होता है, उससे आप क्या समझते हो, तो क्या लिखोगे, देखिएगा, कह रहा है असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को ही क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। यानी मृदा क्या है, पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला भाग है ना, वही मृदा है, जिसमें असंगठित यानी मात्रा फिक्स नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कई प्रकार के तत्वों से मिलके बना हुआ है, वही कह रहा है असंगठित पदार्थ। यानी कंफर्म नहीं है, कहीं पे कुछ मात्राएं पदार्थ की ज्यादा पाई जाती हैं, कहीं पे कुछ मात्राएं पदार्थ की कम पाई जाती है। आगे हम लोग जब मृदा का प्रकार देखेंगे ना, तो उसको देखते क्लियर हो जाएगा आप लोग का, क्या कि किसी मिट्टी में ये पदार्थ फास्फोरस ज्यादा होगा, किसी में चूना पत्थर ज्यादा होगा, किसी में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, ठीक है, किसी में लौह अयस्क ज्यादा होगा। तो यही कारण है जिसकी वजह से कहा जाता है मृदा असंगठित पदार्थों का मिश्रण है, जो पृथ्वी के ऊपरी पतली परत में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। यानी जो मृदा है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में एक है, और वो भी किस प्रकार का, नवीकरणीय संसाधन। अगर आपको याद हो और लेक्चर 1 देखे हो जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का, और नहीं देखे हो तो पहले भागल जाइए, देख के आइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल पे जाओगे तब भी उसका वीडियो मिल जाएगा। उसमें हम बताए हुए हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण कई आधारों पे किया गया है, और उसी में उपयोग के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जो एक बार प्रयोग करने से खत्म ना हो, से दोबारा प्राप्त हम लोग कर पाए। ठीक है, उसी को नवीकरणीय कहते हैं। वही कह रहा है मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे कह रहा है एग्जाम में अगर पूछ दे मृदा का निर्माण कैसे होता है, तब क्या करेंगे, तो कह रहा है चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है, चट्टान जब टूटता फूटता है और उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल और फिजिकल चेंज होता है या जैविक परिवर्तन होता है, तब जाके मृदाएं बनती है, मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे है मृदा निर्माण के कारण कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से मृदा का निर्माण होता है, कारण बताना है यहाँ पे भाई। ठीक है, टूटने फूटने और रासायनिक भौतिक परिवर्तन से तो मृदा का निर्माण होता है, पर ये सारी चीजें किस कारण से होती हैं, तो यहाँ पे कारण है, कह रहा है मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारण हैं। कौन कौन से, पहला मूल शैल या चट्टान खनिज के कण, दूसरा कारण है जलवायु, तीसरा है वनस्पति, चौथा है जैव पदार्थ, पांचवा है खनिज कण, छठा है समय और सातवां है तापमान परिवर्तन। इन सभी कारणों के वजह से मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, इन सभी कारणों के वजह से चट्टानें टूटती फूटती हैं, भौतिक या रासायनिक या जैविक परिवर्तन होता है और मृदा का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में है हमारा मृदा के प्रकार। एग्जाम में बड़ा पूछता है, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, टॉपिक है, क्या है मृदा का प्रकार। मृदा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, यानी मिट्टी कितना प्रकार का होता है। ठीक है, देखो क्योंकि भारत है ना विविधताओं का देश है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार का इन्वायरमेंट, अलग अलग प्रकार का मौसम, अलग अलग प्रकार के कृषि कार्य, अलग अलग प्रकार का उत्पादन, इसीलिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है।
और इसी के आधार पर भारत के मृदा को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया। यहाँ पर देखिएगा क्या रहा है, भारत में भू आकृति, जलवायु, वनस्पति में विविधता पाई जाती है, यानी अलगावपन पाया जाता है, जिसके वजह से यह 6 प्रकार के मृदा पाई जाती है। जिसकी वजह से यहाँ पे कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन कौन सी भाई? तो जलोढ़ मृदा, दूसरी काली मृदा, तीसरी लाल या पीली मृदा, चौथी लेटराइट मृदा, पांचवी मरुस्थलीय मृदा और छठी पर्वतीय मृदा। ध्यान रखेंगे मृदा मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है, जलोढ़, काली, लाल या पीली, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मृदा। ठीक है, उसका फिगर भी देखना हो तो देख लीजिएगा। जलोढ़ मृदा जो पानी के जलोढ़ से आती है, पानी के ढकेले जाने से आती है, नदियों के द्वारा बह के आती है। काली मृदा इतनी काली नहीं होती है, ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया फोटो में, पर काली मृदा होती है। लाल या पीली मृदा जो हल्की लालपन पे होती है, पर पानी अवशोषण करने के बाद थोड़ा पीला बनने लगता है, ये लेटराइट मृदा है। ये मरुस्थलीय मृदा है और ये पर्वतीय मृदा है, जो पर्वतों पे ज्यादातर पाया जाता है। ठीक, प्यास पानी, चलिए छोड़िए। अब यहां से हम लोग बारी बारी से जो 6 प्रकार की मृदाएं हैं ना, इस मृदाओं के बारे में जानेंगे, 6 प्रकार के। ठीक है, पहला जलोढ़ मृदा। पता है क्यों? क्योंकि इनसे या तो सब्जेक्टिव या तो ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन पूछता ही है। तो बारीकी से एक एक मृदा के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। जैसे कि वो मृदा पाई कहाँ जाती है, वो मृदा कितना ज़्यादा पाया जाता है पूरे भारत में, उस मृदा में कौन कौन से फसल होते हैं, उस मृदा में कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन कौन से पदार्थ नहीं है, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में देखते हैं। कह रहा है जलोढ़ मिट्टी भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। यानी जलोढ़ मिट्टी जो या जलोढ़ मृदा जो है वह भारत में बहुत ही विस्तृत रूप से फैली हुई है, जो एक महत्वपूर्ण मृदाओं में से एक है। यह हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। यानी ये मुख्य रूप से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के बहाव के द्वारा लाई गई जलोढ़ के निक्षेप से बनी हुई मिट्टी है, मृदा है। यह मुख्य रूप से उत्तरी भारत, राजस्थान, गुजरात के मैदानी क्षेत्रों में विस्तृत है। यानी जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर भारत में, राजस्थान में, गुजरात जैसे जगहों के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है भारत में लगभग 6.5 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर यह फैली हुई है। यानी भारत में जितनी भी कृषि योग्य भूमि है उसका 6.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर केवल जलोढ़ मृदा का फैलाव है। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्व की प्रधानता होती है। जैसे असंगठित पदार्थों का मिश्रण था ना, तो इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। किसमें? जलोढ़ मृदा में। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। और नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है इसलिए क्योंकि ये नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है ना, इसीलिए जैव पदार्थ की कमी ज़्यादा होती है। इसमें पाया मुख्य रूप से पोटास, फास्फोरस और चूना जैसा पाया जाता है। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा के मुख्य फसल। जलोढ़ मृदा के मुख्य फसल यानी जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं? देखिएगा, गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आयु के आधार पे जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को मुख्य रूप से 2 भागों में, जलोढ़ मृदा को 2 प्रकार हैं, मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला पुरानी जलोढ़ और दूसरा नवीन जलोढ़। आयु के अनुसार, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं, एक पुरानी और दूसरा नवीन। ठीक है, अब पुरानी जलोढ़ क्या है, नवीन जलोढ़ क्या है, एग्जाम में कभी कभी ये अंतर पूछ देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और ध्यान से उत्तर दीजिएगा। कह रहा है इसमें कंकड़ एवं बजरी ज्यादा होते हैं। पुरानी जलोढ़ जो है उसमें कंकड़ बजरी ज्यादा होते हैं, ये यानी ज्यादा महीन नहीं होता है और इसे बांगर कहा जाता है। ठीक है,
पुरानी जलोढ़ में कंकड़ बजरी ज्यादा होता है और इसे क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। वही नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं, एकदम महीन कण पाए जाते हैं, जिसे खादर कहा जाता है। एग्जाम में बांगर और खादर में अंदर पूछ देता है, तो बांगर बांगर पुराने जलोढ़ को कहा जाता है जिसमें कंकड़ और बजरी ज्यादा होते हैं, और खादर नवीन जलोढ़ को कहा जाता है जो बड़ा महीन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नोट में एक बात है कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियरा भूमि कहते हैं, यानी उत्तर बिहार के अंदर, भारत के ऊपरी वाले हिस्से में, बिहार के ऊपर वाले हिस्से में जितने भी बालू प्रधान जलोढ़ है, यानी वैसी जलोढ़ मृदा जिसमें बालू पाई जाती है, बलुई मिट्टी टाइप, उसको दियरा भूमि के नाम से जानते हैं। हम लोग कहते हैं कि दियरा है, दियरा में ये है। कई सारे गांव लोग भी बसे हैं दियरा जैसे भूमियों में। ठीक है, दूसरी मिट्टी का प्रकार है हमारा काली मृदा। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है काली मिट्टी का रंग काला होता है, काली मिट्टी का रंग काला ही होता है। ठीक है, यानी 10 रुपए का बिस्कुट 10 रुपया में मिलता है, 5 रुपया का चाय 5 रुपया में मिलता है, वही बता रहा है। ठीक है कह रहा है काली मिट्टी का रंग काला होता है जो इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिकों के कारण है। काली मिट्टी का रंग काला है किस कारण से? क्योंकि काली मिट्टी में एल्यूमिनियम और लौह यौगिक की मात्रा ज्यादा होती है, इसी की वजह से काली मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक, नेक्स्ट है काली मिट्टी कपास के खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछता है काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन से फसल उगाए जाते हैं, तो गांठ बांध के आज ही धर लीजिए। ठीक है, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास की खेती होती है, या पूछे कपास की खेती के लिए मुख्य रूप से कौन सा मिट्टी अच्छा होता है, तो काली मिट्टी अच्छा होता है। और एक चीज और, कपास की खेती ज्यादा कहाँ होती है या काली मिट्टी ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछ ले तो महाराष्ट्र टिक कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछते ज्यादा हैं। ठीक है, काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से कौन सी चीज की खेती होती है, तो कपास की। काली मिट्टी में किस चीज की खेती होती है, कपास की। कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी चाहिए, तो काली मिट्टी। ठीक, इसी क्वेश्चन को फेट फाट के पूछता है। वही यहाँ पर दिया है कि काली मिट्टी कपास के खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए काली मिट्टी को कई बार काली कपास मृदा भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर काली मृदा फैली हुई है। भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कौन सी मृदा फैली हुई है, काली मृदा फैली हुई है। इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मृदा के बारे में जो भी है ना, आप ध्यान से सुन को समझ लो। ठीक है, दिमाग में बैठ जाएगा। कह रहे हैं काली मिट्टी जुबान फंस रहा है आज। काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, काली मिट्टी जो है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना की मात्रा, इस प्रकार के तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और वही काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। और काली मिट्टी में किसकी कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। वही जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा थी, इसीलिए कहा जाता है कि मृदा जो है असंगठित पदार्थों का मिश्रण है, यानी कहीं पे कोई पदार्थ ज्यादा है, कहीं पे कोई पदार्थ कम है। एक चीज और, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है, या रेगुर मिट्टी का मतलब क्या, या काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में अधिक पाया जाता है। काली मिट्टी कहाँ, ये ज्यादा पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में अधिक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है काली मिट्टी का प्रमुख फसल, यानी काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, तो कह रहा है कपास। काली मिट्टी में कौन सा फसल, कपास, गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती के लिए अनुकूल है। तो काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास, गन्ना, गेहूं, प्याज और फल इत्यादि ज्यादा बोए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मिट्टी है लाल या पीली मिट्टी, लाल या पीली मृदा। कह रहा है इसका विकास
पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में आग्नेय चट्टानों द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। यानी काली या पीली मिट्टी का निर्माण जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हुई है वहाँ पे हुआ है जिस क्षेत्र में पठार पाया जाता है। यानी दक्षिण पूर्वी पठार वाले क्षेत्र में काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, वो भी उस जगह जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ठीक है, और कह रहा है इस मृदा में लौहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है, क्योंकि इस मृदा में लौहांश यानी लोहे का अंश ज्यादा पाया जाता है, आयरन ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग लाल होता है तथा जल योजन के पश्चात यह मृदा पीली पड़ जाती है। यानी जल पड़ने के बाद, जल सोखने के बाद, सिंचाई के बाद ये मृदा क्या पड़ जाती है? पीली पड़ जाती है। ठीक है, भारत में लाल मिट्टी 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है और भारत में जो लाल मिट्टी है, लाल मृदा है, वो 7.2 हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है लाल एवं पीली मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर एवं मेघालय पठार के क्षेत्र में पाया जाता है। मेघालय यानी लाल एवं पीली मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय के पठारों में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर, इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर, यानी ज़्यादा सिंचाई करना पड़ता है क्योंकि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो जहाँ पे वही अनाज उगाते हैं जिसमें 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा की जरूरत हो, अगर उससे ज़्यादा यानी ज़्यादा सिंचाई वाला, ज़्यादा पानी वाला अनाज उगाएंगे तो सिंचाई की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। वही कह रहा है सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, ये थी लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में कुछ जानकारी। नेक्स्ट है लेटराइट मृदा। कह रहा है लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। ठीक है, लेटराइट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। क्लियर? फिर कह रहा है इस प्रकार के मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। लेटराइट मृदा का निर्माण किस क्षेत्रों में होता है? जहां पे तापमान बहुत हाई हो और जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होता है, वहां पे लेटराइट मृदा का निर्माण ज्यादा होता है। और लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? ईंट होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है भारत में इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। यानी भारत में ये मृदा कितने में फैली हुई है? तो 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। और एल्यूमिनियम एवं लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम और लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। और इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, यानी ह्यूमस की मात्रा जिस मृदा में कम होती है ना, वहाँ पे वो मृदा बहुत कम उपजाऊ होती है, यानी ये मृदा कम उपजाऊ होती है। ठीक है, यह मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम में पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम में पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, दो बार इसीलिए रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इस मृदा में चाय, कहवा का उत्पादन किया जाता है। ठीक, कहाँ? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में इसी मिट्टी में, कौन सा? लेटराइट मृदा के अंदर, लेटराइट मृदा के अंदर चाय, कहवा का उत्पादन किया जाता है। और नेक्स्ट है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में इस मृदा में काजू की खेती होती है। यानी लेटराइट मृदा के अंदर ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में किसकी खेती होती है? तो काजू की खेती होती है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा। इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। मरुस्थलीय मिट्टी नामे में है मरुस्थल,
ठीक है, वैसी जगह जहां की मिट्टी मरी हुई होती है, बेसिकली मरी हुई जगह उसको कहते हैं, मृदा के उस भाग को जहां पे सिंचाई का काम बहुत कम होता है, सिंचाई इन द सेंस कृषि कार्य बहुत कम होता है, उपज नहीं होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु यानी जहां पे वर्षा कम होती है, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल या हल्का भूरे रंग का होता है। इस प्रकार की मृदा, जिसे उसमें फोटो में था ना, आप पीछे करके फोटो भी देख सकते हो, इस प्रकार की मृदा पश्चिम राजस्थान, पश्चिम हरियाणा, कच्छ, दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। ठीक है, इसमें वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव पाया जाता है। इसमें वनस्पति और उर्वरक खनिज का जो पौधों को बढ़ाए उसका अभाव पाया जाता है, किंतु सिंचाई की यानी वनस्पति पेड़ पौधे भी कम होते हैं और इसमें पेड़ पौधे के बढ़ने लायक जो खनिज चाहिए उसकी भी काफ़ी कमी होती है। किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर, क्योंकि अगर इसमें बहुत ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो उसकी व्यवस्था करेंगे तो हम कपास, चावल, गेहूं जैसे फसल उत्पादित कर सकते हैं मरुस्थलीय मृदा के अंदर। नेक्स्ट है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा क्या कह रहा है? कह रहा है पर्वतीय मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पर्वतीय मृदा कहाँ देखने को मिलता है? पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलता है। पर्वतीय मृदा के ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल का उत्पादन किया जाता है। पर्वतीय मृदा के ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावलों का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि पर्वतीय मृदा ज़्यादातर पर्वतों पे होती है। तो ये जो राउंड राउंड होता है ना, यहीं पे जहाँ स्टॉपेज होता है, थोड़ा थोड़ा जमीन होता है, उसी जमीनों पे ये लोग अपना खेती करते हैं और जो भी उगा सकते हैं वो उगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मुख्य रूप से 6 प्रकार के 6 प्रकार की मृदा और उसके बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं इस क वाले सेक्टर को। मृदा तो हो गया, समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से पूरा देख के समझ जाओ, कुछ डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसी लिए तो है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है भूमि उपयोग को निम्न वर्गों में रखा जाता है। भूमि उपयोग को यानी भूमि का प्रयोग मुख्य रूप से किन किन वर्गों में किया जाता है, भूमि का प्रयोग किन किन डिपार्टमेंट में हम लोग करते हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है पहला वन विस्तार के लिए, भूमि का प्रयोग वन विस्तार के लिए करते हैं। दूसरा कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में, वनों का विस्तार कई जगह कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में भी होता है। यहाँ पे गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, कुछ भूमि ऐसे होते हैं जो गैर कृषि कार्य में लगे होते हैं, यानी कृषि कार्य में नहीं लगे होते हैं, जैसे सड़क, घर, मकान, इस पे कृषि तो हो नहीं रही है, वैसे ही पड़ी हुई है पर भूमि का इस्तेमाल तो हो रहा है। अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि, कुछ भूमि ऐसी होती हैं जो अस्थायी चारागाह के रूप में भी उपस्थित होते हैं। उसके अलावा बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, कुछ भूमि ऐसे होते हैं जो बाग बगीचे में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे है कृषि योग्य बंजर भूमि, कुछ ऐसी भूमि है जो कृषि योग्य है पर बंजर पड़ी हुई है और जिसका उपयोग 5 वर्षों से ना हुआ है। कृषि योग्य बंजर भूमि के अंदर वही भूमि आती हैं जिनका उपयोग 5 वर्षों से ना हुआ, यानी 5 वर्ष से वो वैसी पड़ी हुई है पर हम कृषि में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पर किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है वर्तमान पड़ती भूमि, कोई ऐसी भूमि जो वर्तमान में इधर कुछ 1 आध साल 6 महीना से वैसे ही पड़ती पड़ी हुई है। और 8वां है शुद्ध बोई गई भूमि, और कुछ भूमि का प्रयोग हम कृषि के लिए भी करते हैं जिसको शुद्ध बोई गई भूमि कहते हैं। तो मुख्य रूप से भूमि का उपयोग के हिसाब से इतने भागों में वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट है भूमि उपयोग के 2 कारण निर्धारित करते हैं। भूमि उपयोग को 2 कारण निर्धारित करते हैं, यानी जो भी भूमि है उसके उपयोग को निर्धारित की कैसे उपयोग होगा। धरती का, जमीन का, भूमि का, मृदा का उपयोग करने के मिनिमम 2 कारण हैं।
वही निर्धारित, वही डिसाइड करते हैं कि भूमि का प्रयोग कैसे होगा। एक कारण है भौतिक कारण और दूसरा है मानवीय कारण। मानवीय कारण के अंदर मानव डिसाइड करता है कि भूमि का इस्तेमाल कैसे होगा, और भौतिक कारण के अंदर प्राकृतिक डिसाइड करती है कि भूमि का इस्तेमाल कैसे होगा। जैसे प्राकृतिक कारण जो डिसाइड निर्धारित करती है कि भूमि का प्रयोग कैसे होगा, वो किन रूपों में करती है, जैसे भू आकृति बन जाती है कि पर्वत पहाड़, यानी भूमि का इस्तेमाल पर्वत में होगा, पहाड़ में होगा, पठार में होगा, या जलवायु में, कहाँ पे जलवायु परिवर्तन कैसे होगा, या किस प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाएगी, जंगल में, वन में, नदी में, इस प्रकार के भूमि में भौतिक कारण जो है वो भूमि का प्रयोग करती है। पर मानव जो है ये कैसे निर्धारित करता है, तो इसकी जनसंख्या, इसका जनसंख्या घनत्व, इनके उद्योग, इनकी संस्कृतियां निर्धारित करती हैं कि भूमि का प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो कुछ प्राकृतिक निर्धारित करती है भूमि का प्रयोग कैसे होगा, और कुछ मानव निर्धारित करते हैं कि भूमि का प्रयोग कैसे होगा, जो इन रूपों में है। तो भूमि के प्रयोग को निर्धारित करने वाले दो कारण है, भौतिक और मानवीय। भौतिक कारण में प्राकृतिक निर्धारित करती है और मानवीय कारण में मानव निर्धारित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इससे ऑब्जेक्टिव में बड़ा क्वेश्चन आता है बाबू, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसको रटने रटाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तो उससे संबंधित है। यानी भूमि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कौन कौन सी बातें हैं, कह रहा है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग का ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। यानी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में, भारत का जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका 93% भूमि के उपयोग का आंकड़ा भारत के पास उपस्थित है, पर 7% आंकड़ा उपस्थित नहीं है। क्यों नहीं है भाई, 7% आंकड़ा क्यों नहीं उपस्थित है, जब 93% भूमि पर भारत के क्या हो रहा है हमको पता है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में से, तो 7% का क्यों नहीं पता है। 7% का इसीलिए नहीं पता है क्योंकि वो भारत का हिस्सा तो है, पर भारत के पास अभी है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि वो पीओके और अक्साई चीन के रूप में चाइना और पाकिस्तान के पास चला गया है। बेसिकली कह सकते हैं उन लोगों ने हमसे हड़प लिया है, इसीलिए वो 7% भूमि जो भारत की है वो उनके कब्जे में है, अक्साई चीन के रूप में चाइना और पीओके के रूप में पाकिस्तान के पास। वो भी कश्मीर में, कश्मीर के दोनों कॉर्नर, एक तरफ चाइना लेके बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान लेके बैठा है। इसी रीजन के वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसका, वो 7% का आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के कुल क्षेत्र का 54% कृषि योग्य है। यानी भारत में जितना भी भूमि क्षेत्र है उसका 54% कृषि योग्य भूमि है। नेक्स्ट है पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का 80% भाग पर खेती होता है। भारत में जितनी भी भूमि है उसका 54% भाग कृषि योग्य है, पर केवल पंजाब और हरियाणा में जितनी भूमि है उसका 80% भाग खेती के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसीलिए ना पंजाब हरियाणा में ज्यादा कृषि होती है और वहां के जो कृषक हैं, वहां के किसान हैं, थोड़े एज कंपैरिजन अमीर होते हैं अन्य राज्यों के किसानों से। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में 10% से भी कम क्षेत्र में खेती होती है। इन जगहों पे मुख्य रूप से कृषि बहुत कम क्षेत्रों में होती है, 10% से भी कम क्षेत्रों में। तो 3 टर्म याद रखेंगे। पूरे भारत के भूमि के हिसाब से देखोगे तो 54% भाग पर कृषि हो सकती है भारत में। अगर केवल पंजाब हरियाणा में देखोगे तो वहां पे 80% भूमि ऐसी है जिसपे खेती हो सकती है, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर और अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्रों में आओगे तो वहां पे केवल 10% से कम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे खेती का कार्य हो सकता है, बाकी वैसे ही। ठीक है, तो सबसे कम कृषि इन जगहों पे होती है, सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है, और इन एवरेज 54% है। इसके अलावा 2 टर्म और याद रखेंगे। क्या, पर्यावरण संतुलन के लिए, पर्यावरण को संतुलन के लिए किसी भी क्षेत्र में 33% वन होना बहुत आवश्यक है। अगर किसी भी क्षेत्र का जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है उसका 33% यानी 1/3 हिस्सा जो है भाग है, पर अगर वन है तो वो इन्वायरमेंट शुद्ध रहता है,
पर हमारे यहाँ ना चाहते हुए पहले तो था, पर वर्तमान समय में भारत में 20% वन विस्तार मिलता है, 33% वन विस्तार नहीं मिलता है। पर पर्यावरण को शुद्ध रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पर्यावरण संतुलन के लिए 33% वन विस्तार चाहिए, पर है कितना, मात्र 20% है, ठीक है। इसके अलावा 2 टॉपिक और है, उसको समझेंगे, चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे। क्या, पहला है भूक्षरण। एग्जाम में पूछता है भूक्षरण से क्या है, समझते हैं। सिंपल सा है, मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। यानी मृदा किसी भी रीजन की वजह से अपने जगह से स्थानांतरित हो रही है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रही है, उसी को भूक्षरण कहा जाता है। और भू संरक्षण किसे कह रहे हैं, तो कह रहा है मिट्टी के कटाव को रोकना तथा मिट्टी के उत्पादकता को बढ़ाना भू संरक्षण कहलाता है। यानी मिट्टी के कटाव को रोक ले, कैसे भी मिट्टी बह के दूसरे जगह ना जाए, तो मिट्टी के कटाव को रोकना और मिट्टी के उत्पादकता यानी उसके उपजाऊपन को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, भूमि संरक्षण कहलाता है, ठीक है। आगे शायद नहीं है, हाँ। इसी के साथ आपका क्लास 10th का ज्योग्राफी वाले पोर्शन के फर्स्ट चैप्टर का जो क वाला सेक्टर है प्राकृतिक संसाधन, वो खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा थकान ज्यादा हो गया है इसलिए ऐसे आवाज आ रहा है, समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में डाल देंगे, और इससे पहले फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे तो और बेहतर तरीके से पूरा समझ में आएगा। और इसी तरीके से जुड़े रहें, सारा वीडियो देखते रहें, आपकी एसएसटी का एक एक पोर्शन खत्म हो जाएगा और कोई नहीं रोक पाएगा आपको 95% यानी 95 नंबर से ज्यादा आने से, ठीक। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, ठीक है।